इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 LPG, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर LPG क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 या आर्थिक सुधार 1991, ये क्या है और इस आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो ये हम लोगों का अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 है। भारत में नई आर्थिक नीति 1991। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 LPG यानी कि L लिबरलाइजेशन, P प्राइवेटाइजेशन और G ग्लोबलाइजेशन। क्या है ये तीन जो है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, आखिर क्या है। तो बच्चों ये हमारी अर्थव्यवस्था के तीन एलिमेंट हैं या तीन घटक हैं या तीन तत्व हैं। यही वो तत्व हैं जिनसे कि हमारी अर्थव्यवस्था जो गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही थी 1990 से पहले, वो उभर के आई, वो उसने गति पकड़ी, रफ्तार पकड़ी और देश की GDP इंक्रीज हुई। तो ये वो आधार है, यही वो पिलर है, पिलर अर्थव्यवस्था के, जिसको हिंदी में कहते हैं L फॉर लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, P फॉर प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण और तीसरा G फॉर ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। ठीक है, तो ये है LPG रिफॉर्म। अब प्रश्न उठता है कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि 5 इयर्स प्लान जो है हमारे मतलब जब हम आजाद हुए थे 1947 में, तो 1951 से हर 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना हमारे जो है तत्कालीन नेताओं ने या नीति निर्माताओं ने बनाई थी। तो कई ऐसा नहीं है, नीतियां तो बनी और कई जगह हम जो हमारा टारगेट था उसमें हमने अचीव नहीं किया, कई जगह हम सफल हुए और कई जगह हमें असफलता भी मिली। भाई ऐसा होता है, 100% किसी भी काम में नहीं होता, 95-90% सफलता मिली और कहीं पर जो है कम मिली, कहीं ज्यादा मिली। तो कहीं हम सक्सेस भी हुए और कहीं जो है फेलियर हुए। लेकिन 1980 के दशक में कई ऐसी आर्थिक संकट जो है आया देश के सामने कि जो है उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे श्री PV नरसिम्हा राव और उस समय वित्त मंत्री जो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन दोनों ने मिलकर के देश को इस गंभीर आर्थिक संकट से उबारने के लिए आर्थिक सुधारों की घोषणा की। उस समय क्या था कि देश जो है जैसे सरकार का राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, क्या हो रहा था कि प्राप्तियां जो थी सरकार को वो बहुत कम थी। ठीक है ना, रेवेन्यू बहुत कम था और एक्सपेंडिचर सरकार का व्यय जो है बहुत ज्यादा था, इससे जो है घाटा बढ़ रहा था। ठीक है ना, मतलब ऐसी कई परेशानियां जो है सामने आई और उस घाटे को पूरा कैसे किया जा रहा था, कर्ज लेकर के, ऋण लेकर के। तो इससे क्या हो रहा था, जो हम लोग विदेशों से जो कर्ज ले रहे थे, जो ऋण ले रहे थे, उस पर इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि उसको इंटरेस्ट चुकाना तो दूर की बात है, वो कर्ज चुकाना दूर की बात है, इंटरेस्ट भी चुकाने की हिम्मत नहीं थी। अब 1991 में जो है इराक युद्ध हुआ, उसमें जो है पेट्रोल की कीमतें जो है बेतहाशा बढ़ रही थी, मतलब मुद्रा स्फीति, हर चीज की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ रही थी। पेट्रोल की कीमत बढ़ी और भी कई चीजों की कीमत बढ़ी। ठीक है ना, तो कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई, जिसके लिए 3 घटक भी जिम्मेदार हुए, महंगाई का बढ़ना, बेरोजगारी और बढ़ती हुई जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी। तो ये भी जो है उस समय मुख्य कारण
ये भी रहा। तो ये देखिए, और क्या हुआ कि जो उस समय चूंकि हम ब्रिटिशर्स के चंगुल से 200 साल बाद आजाद हुए थे, तो बहुत डरे हुए भी थे। तो क्या हुआ कि सरकार ने जो है ज्यादातर उपक्रम जो है अपने नियंत्रण में रखे, निजी क्षेत्र को दूर रखा। अब सरकारी नीतियां या सरकारी कामकाज आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से चलते हैं। तो उसमें जो है जितनी समृद्धि होनी चाहिए थी नहीं हुई, जो रफ्तार पकड़नी चाहिए थी वो नहीं पकड़ी, क्योंकि बहुत जैसे कार्य चलता है सरकारी वे उसी हिसाब से चला। ठीक है। निजी क्षेत्र पर बहुत सारे नियंत्रण लगा रखे थे गवर्नमेंट ने कि उनको जो है अगर वो कोई अपनी फर्म लगाना चाहता है प्राइवेट सेक्टर, तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। बहुत सारे उन पर जो है रेस्ट्रिक्शंस थे। उद्योग एवं व्यापार पर बहुत सारे प्रतिबंध थे। अगर पहले से यूनिट लगी हुई है तो उसका विस्तार करने के लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। बहुत सारे कोटा लगा रखे थे। अब तो जो नई आर्थिक नीति के उद्देश्य थे वो मुद्रास्फीति दर को नीचे लाना था, जैसा भी बताया, और भुगतान असंतुलन को दूर करना। जो विपरीत भुगतान संतुलन की जो स्थिति हुई थी, जो सरकार के और दूसरे देशों से वस्तु और सेवाओं के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स होते हैं उसकी जो बैलेंस शीट बनती है ना, उसको कहते हैं भुगतान संतुलन। तो इसमें बहुत ज्यादा गैप हो गया था। क्या था कि हम लोगों को मतलब एक्सपोर्ट तो थे हम लोग के, लेकिन उतने नहीं थे। निर्यात में वृद्धि तो हुई, लेकिन निर्यात में वृद्धि उतनी नहीं हुई जितनी की हमारे इंपोर्ट में हुई। इंपोर्ट में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। अब वहां से हम लोग भारी मशीनें अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए या आधुनिकीकरण करने के लिए बाहर से विदेशों से मशीनों को मंगा रहे थे, आयात कर रहे थे। लेकिन उस हिसाब से हम लोग के जो यहाँ से जो एक्सपोर्ट था वो ज्यादातर क्या था, बेसिकली मतलब कृषि से रिलेटेड था। ठीक है ना। तो इसमें भी बहुत ज्यादा जो है गैप आ रहा था। तो ये घाटा भी हम जो है कैसे फिर विदेशी ऋण लेकर के इसको भी पूरा करेंगे। तो आखिर ऋण पर ऋण जो है, इससे सरकार जो है ऋण के जाल में बहुत बुरी तरीके से फंस गई और उससे उबरना मुश्किल हो रहा था। यानी कि ये समझ लो कि इतना रह गया था कि मुश्किल से 10-15 दिन का हमारे पास रह गया था कि हम सिर्फ हफ्ता 10 दिन के लिए ही आयात हो सकता था। ये स्थिति आ गई थी देश के ऊपर, इतना गंभीर आर्थिक संकट आ गया था। ठीक है। फिर देखो आर्थिक विकास, तो इसका उद्देश्य जो था न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म का, वो था आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का। अब पता है ना कि विदेशी मुद्रा भंडार भाई कौन, और जब बाहर से कोई आकर के रेस्ट्रिक्शंस इतने लग गए थे कि बाहर से आकर के कोई अपनी जो है कल कारखाने, यहाँ जो है कल कारखाने भारत में सेटअप नहीं कर सकता था। ठीक है। यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। जब यहाँ वो इन्वेस्ट नहीं करेगा तो बाहर की करेंसी यहाँ आएगी कैसे, डॉलर पॉइंट कैसे आएगी। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि विदेशी मुद्रा का अपर्याप्त भंडार हो गया, वो उसमें भी कमी आ गई, बल्कि खत्म ही हो गया, है ना। अब आर्थिक स्थिरीकरण को देखिए, ये है आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के लिए और संरचनात्मक ढांचे में सुधार करने के लिए ये दो मेन हुए। ये आवश्यकता आई कि सबसे पहले आर्थिक स्थिरीकरण होना चाहिए, वो कैसे होगा, और संरचनात्मक सुधार। ठीक है ना, जिससे कि इंटरनेशनल करेंसी की अंतर प्रवाह जो है बना रहे। जब यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा बाहर का व्यक्ति आकर के, बाहर के लोग आकर के, तभी तो उससे बाहर का करेंसी आएगी। ठीक है। तो प्रतिबंधों को हटाकर माल और सेवा, पूंजी, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है। तो ये थे हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। ठीक। तो जो इस संकट से उबरने के लिए बनाया गया
थी इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। अब इसके अंतर्गत ये 3 स्तंभ है, 3 एलिमेंट हैं। पहला जिसको लिबरलाइजेशन को कहते हैं उदारीकरण, ये हुआ उदारी या अर्थव्यवस्था को उदार कर देना, मुक्त कर देना, ठीक है ना। एल उदारीकरण। दूसरा है पी निजीकरण, और तीसरा है जी वैश्वीकरण, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उदारीकरण को इसी वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। अब वीडियो भी लंबा ना हो जाए, तुम्हारा मन लगे पढ़ने में, है कि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मन नहीं लगता है, ठीक है। तो निजीकरण और वैश्वीकरण नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अब देखते हैं उदारीकरण। अब देख लेते हैं कि आर्थिक सुधार के लिए सरकार ने उदारीकरण की दिशा में जो है कौन कौन से उपाय अपनाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला जो उसने किया, लाइसेंस की समाप्ति। इस दिशा में जो सबसे पहला कार्य किया सरकार ने, वो लाइसेंस की समाप्ति। पहले क्या था, पहले बहुत नियम में बंधे हुए थे, व्यापारी अपनी यूनिट लगा नहीं सकते थे, या पहले से जो लगी हुई थी कोई फर्म उसका विस्तार नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। लाइसेंस लेना पड़ता था, बहुत सख्त नियम थे। तो सरकार ने सबसे पहले क्या किया कि लाइसेंस की समाप्ति कर दी। सिर्फ 6 चीजों को छोड़ करके, जो कि बहुत नुकसानदायक हैं या जिन पर जो है सरकार का ही हस्तक्षेप पूरा होना चाहिए, उन 6 चीजों को छोड़ करके। वो कौन कौन सी 6 चीजें थी, जैसे लिक्विड, अल्कोहल, सिगरेट, और जोखिम रिस्की जो केमिकल्स होते हैं वो, विमानन और विस्फोटक, ठीक है ना। इन 6 चीजों को छोड़ करके, ठीक है, बाकी जो है इन पर जो है पूरा पब्लिक सेक्टर का वरदहस्त था। और जो है सरकार ने इसमें 3 सेक्टर जो है पूरी तरीके से अपने हाथ में रखी। कौन कौन सा, एक तो वो डिफेंस वाला, प्रतिरक्षा वाला। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा ना करते, अगर इसको जो है प्राइवेट हाथों को, प्राइवेट सेक्टर को अगर सौंप दिया जाता, तो हो सकता है कि आतंकवाद बढ़ने का खतरा बना रहता। तो प्रतिरक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेलवे, ये 3 जो है, ये 3 सरकार ने अपने पास रखे, और 6 ये। लेकिन अब इस समय, वर्तमान समय में ये 5 ये हैं और 2 ये हैं, रेलवे और डिफेंस, ठीक है। इस समय बस इन 5 उद्योगों पर जो सेंसिटिव है, इन 5 पर, और पब्लिक सेक्टर में 2 आरक्षित, रेलवे और डिफेंस। इनको छोड़ करके सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस की व्यवस्था खत्म कर दी, ठीक है। बस केवल इनमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, ये 5 और ये। इसके बाद एकाधिकार कानून से छूट, MRTP फर्म की जो अवधारणा थी उसको भी खत्म कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ, इसमें विस्तार, इसमें जो है उन्होंने विस्तार दे दिया कि अब प्राइवेट कंपनी जो है, जो स्वतंत्र है, बाजार की शक्तियां के हिसाब से उत्पादन करने में और मांग और पूर्ति के आधार पर जो है जितनी आवश्यकता है, जिस चीज की आवश्यकता है, वो उतना उत्पादन कर सकती है। इस बात की छूट दे दी, ठीक है। अब लघु उद्योगों की निवेश, जो इन्वेस्टमेंट था लघु उद्योगों का, वो बढ़ा करके उन्होंने कितना कर दिया, 5 करोड़, ठीक है ना। जो लघु उद्योग थे उनकी निवेश सीमा को भी बढ़ा दिया, वो 5 करोड़ कर दिया। इसके बाद जो पूंजीगत पदार्थ थे उनके इंपोर्ट करने की, उस पर भी उनको जो है स्वतंत्रता दे दी, ठीक है ना। और तकनीकी आयात, भाई वो अपना आधुनिकीकरण कैसे करेंगे, जो चीज या जो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ नहीं है, उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं बाहर से, दूसरे देशों से, तो उसकी भी उनको जो है
स्वतंत्रता मिल गई, तभी तो वो जो है आधुनिकीकरण कर सकेंगे। ठीक, अब रिजर्व बैंक ने व्यापारिक बैंकों को ये भी स्वतंत्रता दी थी। रिजर्व पहले क्या था कि रिजर्व बैंक जो है कंट्रोलर था, पूरा कंट्रोल करता था, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा कि उसको जो है नियंत्रण की, कंट्रोलर की भूमिका से हटा करके सहायक की भूमिका में रख दिया। अब व्यापारिक बैंकों को छूट दे दी गई कि वो जो है अपने हिसाब से ब्याज की दरों का निर्धारण कर सकते हैं। मतलब कमर्शियल बैंक जो है ब्याज की दरों का निर्धारण जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये छूट दे दी। अब क्या है, अब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है नियंत्रक की भूमिका से उसको अलग करके सहायक की भूमिका में ला दिया। इसके बाद कर व्यवस्था में भी सुधार। दो तरह के कर होते हैं, पता होगा, टैक्स कर, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। अब जैसे डायरेक्ट टैक्स जो सीधा जिस व्यक्ति पर डाला जाता है उसी को पे करना होता है, जैसे वेल्थ टैक्स हुआ, इनकम टैक्स हुआ, ठीक है। जो व्यक्ति जितने कमाता है तो उसको जो है स्वयं ही वो पे करना होता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अब जैसे किसी फर्म से, किसी कंपनी से किसी चीज का उत्पादन हुआ, ठीक है ना। अब उसने वो जो उसमें जो टैक्स रहता है वो टैक्स होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने, होलसेलर ने रिटेलर के ऊपर शिफ्ट कर दिया और रिटेलर ने कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया और कंज्यूमर ने फिर फाइनली पे किया गवर्नमेंट को। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हिंदी में अप्रत्यक्ष टैक्स भी कहते हैं और डायरेक्ट को प्रत्यक्ष टैक्स, ठीक है। तो कर व्यवस्था टैक्स में भी क्या होगा, आधुनिकीकरण उसका कर दिया, बहुत आसान उसको कर दिया। और अब तो 2016 में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने से ये और भी ज्यादा सरल हो गया और भी ज्यादा इसका आधुनिकीकरण हो गया, ठीक है। अब विदेशी विनिमय सुधार क्या था कि इसमें और देशों के जैसे पॉन्ड्स हुआ है, पॉन्ड्स जो फॉरेन कंट्रीज की जो मुद्रा होती है, ठीक है ना, तो उसकी तुलना में रुपए का मूल्य गिरा दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो फॉरेन की जो करेंसी थी उसमें अंतर प्रवाह बना रहा, ठीक है। तो रुपए की अन्य देशों की तुलना में जो है रुपए की कीमत को जो है कम कर दिया, रुपए की कीमत कम कर दी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भाई जब कॉम्पिटिटर नहीं होंगे तो ना तो चीज की इतनी गुणवत्ता होगी और ना ही इतना ज्यादा क्वांटिटी या काइंड्स होंगे प्रोडक्ट के, ठीक है ना। ये सब कब होता है, जब कॉम्पिटिटर्स आते हैं मार्केट में, ठीक। तो जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट से जो है कॉम्पिटिटर्स आए, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ, निर्यात शुल्क या तो बहुत कम रखा या उसको खत्म ही कर दिया। अगर आवश्यकता नहीं है तो उसको खत्म कर दिया और ये अगर जरूरत है तो उसको या बहुत कम रखा, ठीक है ना, कम कर दिया, ठीक। लेकिन जो चीजें जैसे पर्यावरण को नुकसानदायक है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, तो ऐसी संवेदनशील चीजों को छोड़ करके सब प्रोडक्ट से लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, ठीक है। लाइसेंस सिर्फ उन्हीं चीजों पे रखा जो कि पर्यावरण के हिसाब से संवेदनशील हैं, खतरनाक हैं, ठीक है ना। केवल लाइसेंस व्यवस्था वहां रखी, बाकी सारे उत्पाद से हटा दिए। तो इस तरह से ये था लिबरलाइजेशन, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। आज हमने इस वीडियो में कवर किया, बात की उदारीकरण की, उदार कर दिया, मुक्त कर दिया, छूट दे दी, ठीक है, या रियायत दे दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे निजीकरण पर बात और वैश्वीकरण पर बात, ठीक। तब तक टेक केयर।